हरियाणा में भी ग्लोबल वार्मिंग और जल के दोहन की गंभीर चुनौती को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। हरियाणा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर सतबीर सिंह कादियां ने टोटल न्यूज से खास बात में खुलासा किया कि मनोहर सरकार पिछले 2 दशकों में पहली सरकार है जिसने इस विभाग के बजट को 3 गुना बढ़ा दिया है। आज हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत है, हरियाणा सिंचाई विभाग के इंजीनियर इन चीफ, वर्ल्ड बैंक के एक ग्राउंड वाटर के प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हरियाणा की वाटर रिसोर्सेज अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब हरियाणा के सिंचाई विभाग के सर्वे सर्वा डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान जी हमारे साथ हैं। कादियान साहब, आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल तो ये है कि आज पानी की अहमियत को समझने लगे सभी लोग, सरकार में बैठे लोग, आप लोग, मुख्यमंत्री जी खुद बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मेरे को लगता है जल संसाधनों को लेकर, जल के संरक्षण को लेकर जितनी योजनाएं इस सरकार में हैं, जितना बजट दिया जा रहा है, शायद इतना पहले कभी सोचा नहीं गया था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पानी, इसका महत्व और इसका आने वाला संकट, इन चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार पूरी सतर्कता से, पूरा फोकस करके काम कर रही है। आपकी ये बात भी सही है कि इस बार जो हरियाणा का बजट है वो अगर पिछले 2 दशकों के अगर बजट को देखते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पार्ट, यानी कि जो एक्चुअल में काम होने हैं, वो पुराने बजट की तुलना में लगभग 3 गुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पानी के इस विभाग का संचालन करते हैं, तो चाहे वो भूजल है, चाहे वो स्तही जल है, बारिश के जल है, संचय है पानी का, पानी जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे सूज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी आता है उसके उपयोग का मसला है, पॉन्ड से जो गंदा पानी है उसके यूज़ का और उसको पुनः साफ पानी भरने का मसला है। इन सब पे बिल्कुल सिलसिलेवार काम हो रहा है। ये भी मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी सरकार ने पानी की चुनौती को इतनी गंभीरता से अब तक नहीं लिया था जितनी माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने लिया है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास साउथ हरियाणा के मुख्यतः जो 7 जिले हैं, जो जिनका ऊंचाई समुद्र तल से हरियाणा की सबसे ज़्यादा है। अगर मैं कहूं कि यमुना का एरिया अगर 225 मीटर अबव सी लेवल है तो वो एरिया 350 मीटर अबव सी लेवल है, यानी कि वहाँ पे ग्रेविटी से पानी जाने की संभावना नहीं। 1976-77 में इस उम्मीद में कि हमें सतलुज, यमुना, सतलुज का पानी मिलेगा, उस पानी की उम्मीद में हमने इस नहर का निर्माण करवाया था, जो वेस्टर्न जमुना कैनाल में के खुबड़ू एक हेड है, वहाँ से निकलती है, और ये लगभग 110 किलोमीटर लंबी नहर है जो आखिरी छोर तक हमारे पानी लेकर जाने का काम करती है, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी, चरखी दादरी और रेवाड़ी, इवन झज्जर, रोहतक, उन एरियाज़ में यहाँ से पानी जाता है। अनलकीली वो पानी हमें नहीं मिला और वो एरिया बहुत बड़ी मार दशकों तक झेलता रहा। मनोहर लाल जी की सरकार ने आने के बाद इस पे काम किया और यमुना में जो बारिश के दिनों में पानी का स्तर 5 लाख क्यूसेक तक चला जाता है, परियोजना बनाई गई कि किसी तरीके से उस पानी का अधिक से अधिक हिस्सा हम ले लें। तो लगभग 3000 करोड़ रुपए की एक योजना 2017 में लागू की, जिसका लगभग 70% काम हो चुका है। और हर बार हम बारिशों में जहाँ पे पानी हम 1800-2000 क्यूसेक उस नहर के अंदर लेके जाते रहे हैं, हम 3000 क्यूसेक लेके जाते हैं, यानी कि उस नहर के अंदर हमारा लगभग 25 से 30% तक पानी एक्स्ट्रा जाता है। जब ये परियोजना कंप्लीट हो जाएगी तो हम यमुना में जो लगभग 18000 क्यूसेक पानी लेते हैं और बारिश के दिनों में हमारे पास लाखों क्यूसेक पानी उपलब्ध होता है, तो ये पानी हम 23,000 क्यूसेक लेके जाएंगे, यानी कि 5000 क्यूसेक अधिक पानी लेके जाएंगे। उससे पहले सोच ये रही कि बारिश के दिनों में तो नहरों को के अंदर पानी चलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेती में बारिश के दिनों में पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस सरकार की सोच देखिए आप, उन्हीं दिनों के अंदर हमने उस पानी को ले जाके ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में
और जो हमारे पास खुले एरियाज थे उनमें छोड़ने का एक प्रोजेक्ट बनाया, जिसको 2017-18 में लागू कर दिया। नॉर्थ हरियाणा में और वेस्ट हरियाणा में पानी की उपलब्धता रही है, यमुना से हो, घग्गर से हो, भाखड़ा से हो, पानी का कोई ना कोई जरिया रहा है। जो साउथ हरियाणा है वहां पे 3 नदियां आती थी, जिनके अब जनरेशन को शायद नाम भी ठीक से नहीं याद रहेंगे। उनमें एक नदी थी साहिबी, दूसरी थी कृष्णावती, तीसरी दोहन। ये नदियां अरावली से निकलती थी और ये जो जितना भी अपना साउथ हरियाणा का भूभाग है उसको सिंचित करती थी। 1970s में राजस्थान ने अपस्ट्रीम में डैम बना लिए, लगभग 18 डैम बनाए और उस पानी को पूर्णतः रोक दिया। जैसे ही पानी को रोका तो ये नदियों के तल बिल्कुल सूख गए। सरकार ने जो बारिश के दिनों में अधिक पानी हमारे पास आता है वो पानी ले जाकर इन नदियों के तल में छोड़ा, जिससे कि वहां पे ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग हुई। लोगों ने छोटे छोटे जलाशय बनाए, उनमें पानी को एकत्रित किया और जो हमारे बड़े जो पानी की स्टोरेज के रिजर्वायर्स थे, जैसे हमीदपुर बांध था, जल महल था, बूरे तालाब था, छोटा तालाब था, या हमारे पास खापड़वास लेक थी, या हमारे पास मसानी के पास बराज का जो बचा हुआ एरिया था, उन सब जगहों पे हम इस एक्स्ट्रा पानी को लेके गए। छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, 22 जिले हैं, लेकिन मेरे को लगता है जितने ब्लॉक्स हैं उनमें शायद 40% डार्क जोन में चले गए। बहुत भयानक तस्वीर है। लोगों को जागरूक करना जरूरी है, लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराओ। अगर ऐसे ही हाल रहा तो शायद पैसे देकर भी पानी नहीं मिलेगा। 2017 से 2022 तक जो मैंने बोला है, चाहे हम कृष्णावती के तल में पानी ले जाने की बात करें या हम दोहन में पानी ले जाने की बात करें या कृष्णावती, ये सब बारिश के दिनों में हम 2017 से भर रहे हैं। ये पानी जा रहा है। जो फ्यूचर है उसको तो मैं अब अलग से बताऊंगा। फ्यूचर में हमारे पास जिनके, और उसमें भी काफी काम हो चुका है। जैसे हमारे पास लगभग जितना हरियाणा का टोटल पानी की आवश्यकता है उसमें 25% परमानेंट शॉर्टेज है। तो हमारे पास जो हमें लगभग टोटल हरियाणा की पानी की जो कंजम्पशन है उसका 9 से 10% हम ड्रिंकिंग वाटर में यूज करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में यूज होने वाला पानी एसटीपी के माध्यम से रिसाइकल होके, भले ही वो दिखने में गंदा है, पानीपत में भी ऐसा भी बिल्कुल बिल्कुल, उन सभी 207 एसटीपीज को हमने चिन्हित किया है। उनसे जो पानी निकलता है वो ट्रीटेड वाटर है। हरियाणा सरकार ने 2019 में ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी लेके आए और उस पानी के उपयोग के हमने प्रोजेक्ट बनाए और अभी आउट ऑफ दैट 207 28 प्रोजेक्ट के टेंडर हो चुके हैं। लगभग 6 पे इस महीने में काम शुरू हो जाएगा। 28 प्रोजेक्ट पे हमारे पास काम होगा। तो एक तो मैं जो बात कर रहा हूं उसमें फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट टेंस है। और जहां तक बात है कि पानी के, ये तो ही सप्लाई साइड हमारे के, हम पानी को अधिकाधिक कैसे सप्लाई साइड पे बढ़ाएं, चाहे वो यमुना से एक्स्ट्रा पानी लेने की बात हो, वो पानी हम ले रहे हैं आज, लेकिन उसको बहुत रेगुलर और सेफ तरीके से ले जाने के लिए प्रोजेक्ट का कंप्लीट होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास हथनी कुंड से पानी हमें मिलता है वो पानी हमने वेस्टर्न जमुना कैनाल में लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे पास जो मूनक से और खुबड़ू तक का लिंक है उस पर अभी काम होना बाकी है। तो मूनक तक तो हमारे पास अधिक पानी आ चुका है, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं उस सारे पानी को। ऐसे ही हमने जो हमारे पास वेस्ट वाटर था उसको यूज करने के हमारे प्रोजेक्ट चालू हो गए हैं। 28 प्रोजेक्ट हम 2023 यानी अगले साल दिसंबर तक पूरा कर चुके होंगे। इसके अलावा जो हमारी डिमांड साइड है, जो लोग पानी को इस्तेमाल करते हैं खेत में, उस पर सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। उसमें सरकार ने माइक्रो इरिगेशन और कमांड एरिया अथॉरिटी का गठन किया है 2021 में। उसमें हमारा लक्ष्य है कि हम 1 लाख एकड़ को इस बार माइक्रो इरिगेशन में लेके आएंगे। और माइक्रो इरिगेशन में बहुत मास स्तर पे प्लानिंग हमारी चल रही है कि हम पूरे के पूरे हरियाणा में जहां पे भी संभव हो वहां पे सिंचाई सिर्फ माइक्रो इरिगेशन के तहत करें। एक कंडीशन लगा दी गई थी कि जो हरियाणा के अंदर लगभग हमारे पास वाटर कोर्सेज हैं अराउंड 13,000, उसमें नए वाटर कोर्सेज या पुराने वाले वाटर कोर्सेज को तभी बनाया जाएगा जब मिनिमम एरिया 30% कर दिया जाएगा। लोगों की डिमांड थी, क्योंकि ये बिहेवियरल चेंज
जुड़ा हुआ है इसमें कि लोग अभी खुला पानी देते हैं तो लोगों को माइक्रो इरिगेशन पे जाने में समय लगेगा। तो 1 साल की सरकार के अंदर रियायत दी है सरकार ने इस बार कि 1 साल तक हम जो टूटे हुए पुराने वाटर कोर्सेज हैं उनका पुनर्निर्माण करेंगे। उसके बाद वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और जहां पे माइक्रो इरिगेशन होगी सिर्फ उन्हीं जगह वाटर कोर्सेज को लिया जाएगा। तो आप ये मान के चलें कि हमने हर पहलू को छू लिया है। अब ये है कि उस पर काम कुछ जगह शुरुआती दौर में है, कुछ जगह हम कुछ लैंडमार्क कवर कर चुके हैं और कुछ जगह हम बिल्कुल कंप्लीशन की स्टेज पे हैं। तो अलग अलग स्तर पे काम चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से सभी लोग चिंतित हैं, हमारी सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरीके से जल संसाधन कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, दोहन बढ़ रहा है। हम देखते हैं आदमी गांव में लोग भैंसों को ऐसे नहलाते हैं जैसे पानी बहाते, चिंता नहीं है किसी को। कितने जिले डार्क जोन में चले गए हैं जिससे लोगों को चिंता करना जरूरी है। जी, इस पे मैं आता हूं। हरियाणा के अंदर टोटल 142 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं। अभी तक जो पानी के स्तर की जो मापना होता था वो ब्लॉक स्तर पे होता था। तो एक ब्लॉक के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन हो सकती है। हरियाणा राज्य भारतवर्ष का पहला राज्य है जिसमें हर गांव के स्तर पे जाके हमने मापन किया है। उसमें जो टोटल हमारे विलेजेस हैं 7287, उसमें से 1948 यानी कि 85 ब्लॉक्स आज की डेट में हमारे क्रिटिकल एक्सप्लॉइटेड हैं। दे आर क्रिटिकल, मतलब उनमें हम जमीन से पानी कम निकाल रहे हैं और समहाउ जो रिचार्जिंग है वो उससे कम हो रही है। 85 हमारे पास डार्क हो चुके हैं। हम एक दूसरी समस्या से भी जूझ रहे हैं। हरियाणा के 9 जिलों के अंदर जमीनी स्तर का पानी ऊपर आ गया है जिसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। तो एक जगह है जहां पे पानी बहुत नीचे चला गया है, वहां पे हम डिप्लीशन से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर हम जहां पे पानी ऊपर आ गया है वाटर लॉगिंग से जूझ रहे हैं। तो भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जो कि हमारे लगभग 36 ब्लॉक्स को कवर करता है। इसको अटल भूजल योजना कहते हैं। हरियाणा सरकार का जो पिछले दिनों में एवेल्युएशन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हम भारतवर्ष की उन बेहतरीन स्टेट्स में से हैं जहां पे भूजल पे काम हो रहा है। किसान इस देश में बड़ा फैक्टर है। हाल ही में हमने किसान आंदोलन देखा। जी जी, उनका भी जैसे सिंचाई से जुड़ा हुआ एक बड़ी समस्या उनकी है कि नहरों का पानी खेतों तक नहीं जाता, लास्ट टेल तक नहीं जाता। इस तरह की सरकार से मांग भी की जाती है। जी, जी, जी। तो दूसरा प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना किसानों के लिए कहें या जो किसान चूंकि एक बड़ा फैक्टर है, हरियाणा के संदर्भ में क्या माने कि किसान कितना इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार हमारे लिए अभूतपूर्व कदम उठा रही है जो अब तक नहीं उठाए गए थे और उनका भी सहयोग मिले, किसान ये समझ रहे हैं। इसको मैं 3 हिस्सों में दूंगा आपके इस जवाब को। पहला पार्ट है कि टेल तक पानी ले जाने वाली बात। हरियाणा में 1378 टेल हैं, उनमें से कुछ क्रिटिकल को छोड़ दें। बारिशों में हमने 100% टेल्स पे पानी ये सरकार लेके गई है जिसको ले जाने में 40 साल लगे थे। 2017-18 में हम हर टेल तक पानी लेके गए हैं, पहली बात। दूसरा, कुछ एरियाज अभी भी हैं जहां पे, क्योंकि आपने क्लाइमेट चेंज की बात की है, यमुना में पानी जो एवरेज 4000 क्यूसेक बहता होता था वो घट के पिछले साल 1000 क्यूसेक तक आ गया था, यानी कि मात्र 25% रह गया। क्लाइमेट चेंज की बड़ी मार है और ये थोड़े से टाइम के लिए हो सकता है हमें लगे कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, बट ये मेजर फैक्टर होने वाला है कि पानी के फ्लो के अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। तो जब भी पानी की उपलब्धता होती है, ये मान के चले कि 100% हम टेल तक पानी लेके जाएंगे। मेरा खुद का इंटरेक्शन लगभग 6000 किसानों से रहा है अब तक, और मैं थोड़ा सा उस विषय में मैं थोड़ा चिंतित हूं। मैं अभी परसों 3 गांव के किसानों से मिला जिसमें डिग्गल, छारा, मातनहेल और सेरिया, गोची के किसान थे। रोहतक में मैं उनसे मिला। डिग्गल में आज भी जमीन के ऊपर पानी भरा हुआ नजर आता है। ऐसे ही आपको गोची के खेतों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ नजर आता है। वो पानी कहां से आया? डिग्गल में कभी भी धान की खेती नहीं होती थी, तो लोगों ने क्या किया कि यहां पे जैसे ही नहरों का पानी उपलब्ध हुआ, लोगों ने धान उगानी शुरू कर दी। धान के लगातार कल्टीवेशन से, धान अपने आप में बहुत ज्यादा पानी लेती है। 1 किलो धान को पैदा करने के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। धान पैदा करना शुरू किया,
धीरे धीरे जमीनी पानी का स्तर ऊपर आ गया। अब ग्राउंड वाटर बिल्कुल सतह पे है उन गांवों के अंदर, आप 1 फीट पे ग्राउंड वाटर देख सकते हैं। अब उस ग्राउंड वाटर लॉगिंग में उनके साथ चैलेंज ये हो गया कि या तो उस ग्राउंड वाटर को खत्म किया जाए, नहीं तो और कोई फसल उगेगी नहीं। उनको लगता है कि धान लगाना सबसे सरल काम है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, और हरियाणा भारतवर्ष में पहला राज्य है जिसने मेरी फसल मेरा पानी मेरी विरासत के तहत उन्होंने कोशिश की कि हम किसानों को पानी वाली ना फसलें उगाकर और कम पानी वाली फसलें उगाने के लिए हम सीधा सीधा फाइनेंशियल इंसेंटिव दें। 7,001 एकड़ पे किसानों को दिया गया। तो मैं डिगल वाली प्रॉब्लम बताता हूं कि वहां पे पानी भरा हुआ है, हम पूरी कोशिश करके अगर उसको निकाल भी दें तो सतह के नीचे के पानी को नहीं निकाल पाएंगे। तो मैंने उन सबको निवेदन किया कि आपका रकबा लगभग 3,500 एकड़ डिगल का रकबा पड़ता है, क्या आप धान ऐसा कर सकते हैं कि धान ना उगाएं? कहता जी और कोई फसल तो होगी नहीं, हम तो धान ही उगाएंगे। तो मैंने कहा धान उगाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो कहते जी अब कुछ और उगता भी नहीं है। तो मेरी सरकार से मैं अभी प्रपोजल लेके जाऊंगा कि हम पायलट स्केल पे एक बार जो एक्सपेरिमेंट हमने बाकी जगहों पे किया है कि जमीनी पानी के स्तर को नीचा लेके जाएं, वो एक्सपेरिमेंट वहां पे हम लागू करेंगे इस बार से। पर किसानों की ओर से जो पार्टिसिपेशन, क्योंकि किसान बहुत सारी चीजों के अंदर जकड़ गया है, मैं उसको ये नहीं कहता कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है, पर उसके हालात और उसकी सोच और उसका परिवेश ऐसा बन गया है कि जिन फसलों के चक्कर में वो फंसा हुआ है उससे निकल नहीं पा रहा है वो। वेरी गुड। आप ये देखिए कि इस बार जो सूखा एरिया था हमारा, मोस्टली बरानी एरिया की मैं बात करूंगा, लोहारू, चरखी दादरी का एरिया, नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल चौधरी, रिवाड़ी का कुछ पार्ट, गुड़गांव का कुछ पार्ट, यहां पे बरानी एरिया था, यहां पे सिंचाई का कोई तरीका ही नहीं है, कोई पानी ही नहीं था। अब हमने जो पानी लेके गए हैं, लोगों ने इस बार बम्पर क्रॉप उगाई है सरसों की। आप देखिए कि इस बार का डाटा उठाइएगा कि इतनी सरसों अधिक कभी भी किसी दौर में हरियाणा में नहीं हुई। लेकिन मैं ये प्रेस्क्रिप्शन अगर कहूं कि मैं सतगामा के लोगों को जाके दूं या मैं झज्जर के लोगों को दूं कि आप सरसों उगाएं, या मैं डिगल के लोगों को कहूं कि वो कपास उगाएं, वो नहीं आ रहे इस बात पे। ये एक रेवोल्यूशन की तरह देखना पड़ेगा और लोगों के बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं हरियाणा में, मैं खुद उस चीज को देखता हूं, बड़ी तकलीफ होती है। सरकार ने कानून बनाया कि हुडा सेक्टर्स में आप गाड़ी को वॉश नहीं कर सकते पानी से, लेकिन मैं देखता हूं लोग रोजाना गाड़ियों को धुलवाते हैं सरेआम, कोई कहने की हिम्मत नहीं करता, हालांकि कानून है। महिलाएं फर्श धोती हैं, कपड़े धोती हैं, पानी को बेदर्दी से खर्च किया जाता है। उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि अगर आपने ये गैर जिम्मेदारी की तो बहुत पछताएंगे? मेरा ये आपने बहुत एक दुखद और जो तकलीफ देने वाली बात की है। पानी जिनको मैसर नहीं है उनका आप देखेंगे बूंद बूंद को तरस रहे हैं। साफ पानी दुनिया की आबादी का एक बहुत छोटा सा ही हिस्सा है जिसको उपलब्ध है। हरियाणा में स्थिति विकट है, और जो लोग आज इसको फ्री सोच रहे हैं, जो बिल्कुल बिना सोचे समझे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पछताएंगे। मेरा उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि वो पानी को बहुत ही जिसको कहते हैं कि एफिशिएंट तरीके से यूज करें। सरकार तो इसको विरासत का नाम दे रही है। विरासत, जी। गांधी जी ने कहा है कि जो साधन हमें मिले हैं वो हमारी बपौती नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों से लिया हुआ कर्ज है जिसको हमें सकुशल दे के जाना है उस धरोहर को। हुडा के सेक्टर्स के अंदर ये बिल्कुल सही बात है कि खुले में गाड़ियां, खुले में पानी का इस्तेमाल वो प्रतिबंधित है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लोग ये सोच रहे हैं कि वो पानी किसी और का है, वो अपने घर का पानी। मैं कहता हूं कि जब तक वो इस पानी को दूध समान मानना नहीं शुरू करेंगे तब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होगा। कानून है, लेकिन किस हद तक, वो हमारी भाई बहन है, हम उनको अनुरोध करके, मैं कहता हूं कानून की आवश्यकता तब पड़ती है जब चेतना की कमी हो या आदमी उस चेतना में होते हुए उसको तोड़ने की जिद रखता हो। हम तो वहां पे इतनी समझ रखते हैं आज की डेट में कि उसको वेस्ट ना किया जाए। गांव के अंदर लोग कुएं से पानी लेके जाते थे या नल से पानी लेके जाते थे। वो पानी, कुएं और नल इसलिए नहीं बंद हो गए कि एक साधन देना था, वो इसलिए बंद हो गए कि उनके पानी का असीमित दोहन उसको इस कगार पे लेके गया कि या तो वो सूख गए या वो जहरीले हो गए।
काफ़ी सारी जगहों के अंदर कुएं का पानी जहरीला हो चुका है। नल का पानी जैसे ही आया, नल पूरे दिन खुला चलता है, उससे क्या होगा, पूरी गर्मियों के अंदर अब नालियों में से बदबू आएगी, मच्छर पैदा होंगे, मच्छर से बीमारियां पैदा होंगी, और जितने जोहड़ जिनके अंदर बारिश का स्वच्छ पानी भरा रहता था वो उस गंदगी के पानी से भर गए हैं। तो लोगों के अंदर अपनी चेतना हो, और मैं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से उस चेतना को जागृत किया जाए। ये भगवान की सबसे बड़ी साधना होगी कि आपने पानी को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया। हुडा के सेक्टर्स में है, पानी लिमिटेड होता है, लोग जब पानी नहीं आता है तो एक ही दिन में सड़कों पे आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन आ रहा होता है वो वास्तव में नालियों में बह रहा होता है। मेरा दक्षिण हरियाणा के लोग सालों से शिकायत करते रहे, हालांकि देश की सेनाओं में दक्षिण हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। वो फक्र करते हैं कि दक्षिण हरियाणा के जवान देश की सेनाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन पानी के मामले में सरकार से गुजारिश करते रहे कि हमारी भी सोचो। बहुत टाइम से मतलब पानी की कमी रही है। इस सरकार ने दक्षिण हरियाणा के लिए क्या किया? कि जो नहर बनी थी साउथ हरियाणा को पानी ले जाने के लिए, वो 1976-77 में बनी थी। उसमें पानी हम एवरेज 1800 से 2200 क्यूसेक लेके जाते हैं। इस सरकार ने आने के बाद 2017 से अब तक उसमें पानी एवरेज 2800 से 3000 क्यूसेक चलता है। तो मेरा उसका जवाब ये है कि हम 30% तक पानी अधिक साउथ हरियाणा में लेके जा रहे हैं। एसवाईएल का पानी हरियाणा के लिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। सालों से सपने दिखाए जा रहे हैं सियासी लोग, सियासी पार्टियां, लेकिन चूंकि आप सीधे सीधे इस विभाग से जुड़े हैं, शायद आपकी जिंदगी का एक बड़ा सपना भी होगा कि एसवाईएल का पानी मेरे रहते हरियाणा को मिल जाए। तो ये आपके लिए यादगार पल होंगे, ताउम्र याद रखेंगे, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिल जाए। एसवाईएल मेरे लिए एक सपना है, और मैं चाहूँगा कि मेरे सर्विस काल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि रहे कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। तो ये सरकार पूरी तरीके से, अभी भी हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि हम कॉन्टेम्प्ट फाइल कर रहे हैं। तो सरकार में जो भी देखो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, हमारी संघीय व्यवस्था में जो तरीके हैं, हम उनके अंदर रह के लड़ाई कर सकते हैं। पर ये मेरा सपना है कि एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले। कहते हैं जल है तो कल है। हरियाणा सरकार पहली ऐसी सरकार है, जैसा कादियान साहब कह भी रहे हैं, कि इस सरकार ने, खुद मुख्यमंत्री ने पानी के महत्व को, पानी की अहमियत को समझा है कि अगर इसी तरीके से पानी हम खर्च करते रहे तो शायद आने वाले टाइम में आपको पैसा देकर पानी भी नहीं मिलेगा। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।